दोस्तों, आज की कहानी जो आपको सुना रहा हूँ वह एक बात है तो साफ हो जाती है कि गलत तरीके से कोई भी रिश्ता हो या काम हो उसका नतीजा गलत ही होता है। इंसान को हमेशा अपनी मर्यादा का पता होना चाहिए। अगर व्यक्ति अपनी मर्यादा में रहे तो उसके लिए ही अच्छा होता है। जरा सा भी भटका तो कोई ना कोई मुसीबत में फंस जाता है, फिर मुसीबत से बाहर निकलने में कोई अपराध कर जाता है। ऐसा ही एक माँ बाप अपनी तकलीफ लेकर शहर के पुलिस के आला अधिकारी से मिलने आता है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करें और बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। एक सुबह के करीब 10:30 बजे रायबरेली के पुलिस अधीक्षक रमाकांत जैसे ही अपने कार्यालय के सामने गाड़ी से उतरे, बूढ़ा लखनपाल यादव अपनी पत्नी गीता दुलारी के साथ उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। उनके चेहरों से ही लग रहा था कि उन पर कोई भारी विपत्ति आई है। लखनपाल ने कांपते स्वर में कहा, साहब, पिछले 1 महीने से हमारा जवान बेटा कुमार लापता है। हमने उसे बहुत ढूंढा, थाने में गुमशुदगी भी दर्ज कराई, लेकिन कुछ पता नहीं चला। हर तरफ से निराश होकर अब आपके पास आया हूँ। बात पूरी होते ही पति पत्नी फफक फफक कर रोने लगे। पुलिस अधीक्षक ने लखनपाल का हाथ थामकर सांत्वना देते हुए कहा, आप अंदर आइए, हमसे जो हो सकेगा हम आपकी मदद करेंगे। एसपी साहब ने वहां खड़े संतरी को उन्हें अंदर लेकर आने का इशारा किया। साहब का इशारा पाते ही एक सिपाही दोनों को अंदर ले गया। पांडे जी ने दोनों को प्यार और सम्मान के साथ बैठाकर उनकी पूरी बात सुनी। लखनपाल यादव उत्तर प्रदेश के जिला राय बरेली थाना भदोखर के गांव बेल्हिया का रहने वाला था। वह वैसे तो इस गांव में सभी जाति के लोग रहते हैं, लेकिन यादवों की संख्या कुछ ज्यादा है। गांव के ज्यादातर लोगों की रोजी रोटी खेती किसानी पर निर्भर है। लखनपाल के परिवार में पत्नी दुलारी के अलावा 2 बेटे थे, श्याम कुमार तथा रमन कुमार, और एक बेटी थी श्यामा। श्याम कुमार और श्यामा की शादी हो चुकी थी। श्यामा अपनी ससुराल में रहती थी, जबकि शक कुमार अपने परिवार के साथ माँ बाप से अलग रहता था। एक तरह से रमन कुमार ही माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा था। 14 जनवरी 2013 की रात रमन कुमार खा पीकर घर में सोया था, लेकिन सुबह को वह गायब मिला। 15 जनवरी की सुबह से ही लखनपाल ने 23 वर्षीय रमन कुमार की तलाश शुरू कर दी, लेकिन काफी खोजबीन के बाद भी उसके बारे में कुछ पता नहीं चला। कोई रास्ता ना देख एक दिन लखनपाल ने थाना भदोखर में उसकी गुमशुदगी दर्ज करा दी। पुलिस ने 2-4 दिन इधर उधर देखा, उसके बाद वह भी शांत होकर बैठ गई। धीरे धीरे महीना भर से ज्यादा बीत गया। जब रमन कुमार का कुछ पता नहीं चला तो गांव वालों ने लखनपाल को शहर जाकर कप्तान साहब से मिलने की सलाह दी। इसी के बाद लखनपाल पत्नी के साथ पुलिस अधीक्षक रामकांत से मिलने आया था। एसपी साहब ने उसे सांत्वना देते हुए कहा था कि वे लोग परेशान ना हो, वह जल्द से जल्द उनके बेटे के बारे में पता लगवाने की कोशिश करेंगे। पुलिस अधीक्षक के इस आश्वासन पर लखनपाल और उसकी पत्नी गीता दुलारी को काफी राहत महसूस हुई। इसके बाद पुलिस ने नए सिरे से छानबीन शुरू की। पुलिस अधीक्षक रमाकांत के निर्देश पर थाना भदोखर पुलिस क्राइम ब्रांच और सर्विलांस सेल सभी सक्रिय हो गए। उन दिनों थाना भदोखर के थाना प्रभारी आरपी रावत थे। वह अपनी पुलिस टीम के साथ रमन कुमार की खोज में लग गए। यह देखकर पुलिस से ना उम्मीद हो चुके लखनपाल को लगा कि शायद अब उनके बेटे के बारे में पता चल जाएगा, लेकिन पुलिस की तत्परता के बावजूद दिन पर दिन बीतते जा रहे थे। रमन कुमार का कहीं कोई पता नहीं चल पा रहा था। धीरे धीरे पुलिस ने लाख युक्ति लगाई, लेकिन कोई भी युक्ति काम नहीं आई। गांव वालों की ही नहीं, पुलिस की भी समझ में नहीं आ रहा था कि रमन कुमार को जमीन खा गई या आसमान निगल गया। रमन कुमार के पता न चल पाने से पुलिस अधीक्षक भी हैरान थे। उनकी भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसके बारे में पता क्यों नहीं चल रहा है। गांव में उसकी किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं थी। गांव वालों के अनुसार वह अपने काम से काम रखने वाला लड़का था। उसकी शादी भी नहीं हुई थी। उसका चाल चरित्र भी ऐसा नहीं था कि उस बारे में कुछ ऐसा
वैसा सोचा जाता हर कोई रमन कुमार को लेकर परेशान था कि उसी बीच कुछ ऐसा हुआ कि रमन कुमार के लापता होने का रहस्य अपने आप खुल गया। 26 जुलाई की रात इतनी ज्यादा बारिश हुई कि बेलिया गांव में पानी ही पानी भर गया। चंद्रपाल के घर में भी पानी भर गया था। घर का पानी निकालने के लिए लखनपाल नाली बना रहा था तो गीता दुलारी ने कहा, रामू के बप्पा, रामू के कमरे में भी पानी भर गया है, उसमें रखा तख्त सरका देते तो मैं वहां का पानी भी बाहर निकाल देती। रमन कुमार का अपना अलग कमरा था। जब से वह गायब हुआ था गीता दुलारी उस कमरे में कम ही जाती थी क्योंकि उसमें रमन कुमार का सारा सामान रखा था जिसे देखकर उसे बेटे की याद आ जाती थी। इसी वजह से लखनपाल का भी उस कमरे में जाने का मन नहीं करता था, इसलिए उसने टालने वाले अंदाज में कहा, ऐसे ही काम चल जाए तो चला लो, मेरा उस कमरे में जाने का मन नहीं करता। मन तो मेरा भी नहीं करता, लेकिन कच्ची दीवार है, पानी भरा रहेगा तो दीवारें गिर सकती हैं। लखनपाल तख्त हटाने के लिए कमरे में पहुंचा तो उसने देखा तख्त के नीचे की मिट्टी अंदर धसी हुई है, वहां गड्ढा सा बना हुआ था। उस गड्ढे को देखकर लखनपाल को डोट हैरानी हुई क्योंकि वह कोठरी काफी पुरानी थी, उसकी जमीन काफी मजबूत थी, उसमें इस तरह का गड्ढा खुद ब खुद कैसे बन गया। फिलहाल उसने जैसे ही तख्त हटवाया उसे जो दिखाई दिया उससे उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। गड्ढे की धसी हुई मिट्टी में सड़ा गला एक इंसानी हाथ दिखाई दे रहा था। लखनपाल ने जल्दी जल्दी हाथों से मिट्टी हटानी शुरू की तो थोड़ी ही देर में उसके बेटे रमन कुमार की लाश निकल आई। रमन कुमार की लाश निकलते ही लखनपाल बदहवास सा चिल्लाने लगा। उसकी चीख पुकार सुनकर गीता दुलारी और आस पड़ोस के लोग भी आ गए। रमन कुमार की सड़ी गली लाश देखकर घर में कोहराम मच गया। गांव वाले भी हैरान थे। बहरहाल रमन कुमार की लाश मिलने की सूचना थाना भदोखर पुलिस को दे दी गई। वहां से यह सूचना पुलिस अधीक्षक रमाकांत को दी गई। पुलिस के लिए यह सूचना हैरान करने वाली थी। आनन फानन में थाना भदोखर के थाना प्रभारी राम राघव सिंह, सिपाही कन्हैया सिंह और अमरचंद्र शुक्ला को साथ लेकर गांव बेल्हिया आ पहुंचे। थोड़ी ही देर में पुलिस अधीक्षक रमाकांत भी फॉरेंसिक टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए। पुलिस ने सावधानी से लाश गड्ढे से बाहर निकाली। वह पूरी तरह से सड़ गल चुकी थी। लाश के साथ लाल रंग का एक दुपट्टा मिला जिसे पुलिस ने कब्जे में ले लिया। इसके बाद अन्य कार्रवाई निपटाकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए रायबरेली भेज दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि रामकुमार की हत्या गला दबाकर की गई थी। महीनों पहले हुई हत्या का मामला था, इसलिए पुलिस के लिए यह चुनौती जैसी थी। हत्या की कोई वजह नजर नहीं आ रही थी। लाश घर के अंदर मिली थी, साफ था हत्या घर के अंदर ही की गई थी। ऐसी स्थिति में इस मामले में घर वालों का ही हाथ हो सकता था, लेकिन घर में सिर्फ बूढ़े माँ बाप थे। वे अपने बेटे की हत्या क्यों करते जबकि वही उनका सहारा था। वैसे भी वह ऐसा नहीं था कि माँ बाप उससे परेशान होते। पुलिस ने हत्यारों तक पहुंचने के लिए जब लखनपाल और गीता दुलारी से विस्तार पूर्वक पूछताछ की तो उन्होंने एक बात ऐसी बताई जिस पर पुलिस को संदेह हुआ। पति पत्नी ने पुलिस को बताया था कि जिस रात रमन कुमार गायब हुआ था उस रात उनका रिश्ते का एक भांजा संतोष आया हुआ था। वह पंजाब से एक लड़की साथ लाया था जिसकी शादी वह रमन कुमार से कराना चाहता था। पुलिस ने जब लखनपाल से उनके उस भांजे संतोष के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि वह पंजाब के अंबाला शहर में रहता है। पुलिस को उस पर संदेह हो रहा था, इसलिए पुलिस उससे ही नहीं उस लड़की से भी पूछताछ करना चाहती थी जो उसके साथ आई थी। पुलिस अधीक्षक राजेश पांडे ने लखनपाल के भांजे संतोष और उसके साथ आई लड़की को रायबरेली लाने के लिए एक पुलिस टीम अंबाला भेज दी। पुलिस ने दोनों को रायबरेली लाकर पूछताछ की तो 11 महीने पुराने रमन कुमार हत्याकांड से पर्दा उठ गया। उन दोनों ने रमन कुमार की हत्या की जो कहानी पुलिस को सुनाई थी वह इस प्रकार थी। रायबरेली के ही थाना डलमऊ के गांव ठाकुर द्वारा का रहने वाला दिनेश कुमार अपने साले संतोष कुमार के साथ पंजाब के
अंबाला शहर में रहता था। वहां दोनों एक साइकिल बनाने की फैक्ट्री में नौकरी करते थे। दोनों ने पंजाबी बाग मोहल्ले में किराए का एक कमरा ले रखा था जिसमें वे एक साथ रहते थे। उसी मोहल्ले में पटना की साधु बस्ती का रहने वाला रमेश कुमार यादव भी रहता था। वह कृषि कार्य की मशीनें बनाने के कारखाने में काम करता था। रमेश के साथ उसका परिवार भी रहता था। रमेश के परिवार में पत्नी सुधा, 10 साल का बेटा राजू और 20 साल की बहन रेखा थी। एक मोहल्ले में रहने की वजह से और एक ही जाति का होने की वजह से दिनेश और रमेश की पहले जान पहचान हुई, जो बाद में दोस्ती में बदल गई। बीच में दिनेश के साले संतोष की नौकरी छूट गई तो रमेश ने उसे अपनी फैक्ट्री में नौकरी दिलवा दी थी। इसके बाद संतोष से भी रमेश की दोस्ती हो गई थी। अक्सर सभी एक साथ बैठते और एक दूसरे का सुख दुख बांटते। ऐसे में ही एक दिन रमेश ने कहा, भाई दिनेश, सब तो ठीक है, मुझे चिंता रेखा की है। समझ में नहीं आ रहा कि उसकी शादी कहाँ करूं, क्योंकि गांव से अब मेरा कोई रिश्ता नहीं रह गया है। रमेश भाई, परदेश में आपने हमारी बहुत मदद की है। मैं इस मामले में आपकी मदद कर सकता हूं। दरअसल संतोष के मामा है लखनपाल, वह रायबरेली के नज़दीक बेल्हिया गांव में रहते हैं। उनका खाता पीता परिवार है। उनके पास खेती की ठीक ठाक जमीन है। उनका बेटा रमन कुमार आपकी बहन रेखा के लिए एकदम ठीक है। जाति बिरादरी भी एक है। आ कह तो बात चलाऊं, दिनेश ने कहा। दिनेश भाई, तुम कह तो ठीक रहे हो, लेकिन परेशानी यह है कि मेरी बहन कई सालों से यहाँ शहर में हमारे साथ रह रही है। वह गांव में कैसे रहेगी? रमेश ने अपनी परेशानी बताई तो दिनेश ने कहा, रमेश भाई, आप भी कैसी बात करते हैं? न जाने कितने लोगों को आपने नौकरी दिलवाई है। शादी के बाद बहनोई को भी यहीं बुला लेना, उसके बाद आपकी बहन यहीं रहेगी। दिनेश की बात रमेश को सही लगी। इसके बाद उसने अपनी पत्नी सुधा से बात की तो उसने भी हामी भर दी। इसके बाद तो दिनेश और संतोष से रमेश की और भी गहरी दोस्ती हो गई। रमेश की बहन रेखा की उम्र मुश्किल 20 साल थी। उसका गोल चेहरा, बोलती आंखें किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर सकती थी। संतोष तो उसे देखकर पागल सा हो गया था। अब वह अक्सर रमेश के घर आने जाने लगा। उसकी पत्नी को वह भाभी कहता था। अगर रेखा वहां होती तो वह उसकी शादी की बात छेड़ देता। वह अपने मामा के बेटे रामकुमार की खूब तारीफें करता। ऐसी ही बातों के बीच एक दिन सुधा ने कहा, आप मेरी ननद को तो देख ही रहे हैं, इसका दूल्हा भी इस जैसा है कि नहीं? अगर दूल्हा सुंदर ना हुआ तो रेखा उसके साथ नहीं जाएगी। बारात को डोट बिना दुल्हन के ही जाना होगा। ऐसा नहीं होगा भाभी जी, रामकुमार भी कम सुंदर नहीं है, एकदम हीरो लगता है। लड़कियां उस पर जान छिड़क हैं। अच्छा तो यह बताओ कि वह मेरी रेखा को पसंद कर लेगा या नहीं? सुधा ने हंसते हुए पूछा। रेखा भी कहाँ कम है? संतोष ने रेखा की ओर तिरछी नजरों से देखते हुए कहा, एकदम हीरोइन लगती है। अगर मैं शादीशुदा ना होता तो खुद ही इससे शादी कर लेता। रेखा का दीवाना हो चुका संतोष रेखा की तारीफों के कसीदे काटने लगा। दरअसल वह किसी भी रेखा के नजदीक जाना चाहता था। दिल फेंक संतोष जानता था कि लड़कियों को अपनी तारीफ अच्छी लगती है, इसीलिए वह उसकी तारीफ करके उसे अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश कर रहा था। दरअसल वह किसी भी तरह रेखा को पाने के सपने देखने लगा था और किसी भी तरह अपने उसी सपने को पूरा करने का ताना बाना बुन रहा था। रमेश, दिनेश और संतोष जब भी मिलते रेखा की शादी को लेकर चर्चा जरूर होती। ऐसे में ही एक दिन दिनेश और संतोष ने रमेश की रायबरेली के रहने वाले अपने रिश्तेदार लखनपाल से बात भी कराई। इसके बाद संतोष ने कहा, मामा आप चिंता ना करें, अगले सप्ताह मैं आ रहा हूं अपने साथ। आपकी होने वाली बहू को भी ले आऊंगा। आप लोग उसे अपने घर रखकर कायदे से देख लीजिएगा। लखनपाल अपने बेटे रमन कुमार के लिए लड़की तलाश ही रहा था। संतोष और दिनेश ने इस रिश्ते की बात की तो उसने हामी भर दी। संतोष रमेश का विश्वस्त था। उसने जब रेखा को दिखाने के लिए उसे अपने साथ रायबरेली स्थित अपने गांव ले जाने की बात की तो वह इनकार नहीं कर सका। दिसंबर 2012 के आखिरी
सप्ताह में संतोष रेखा को साथ लेकर अपने गांव जाने के लिए रवाना हुआ। रास्ते में उसने रेखा को अकेली पाकर उससे खूब प्यार भरी बातें की, बहाने से उसके संवेदनशील अंगों को भी छुआ, लेकिन रेखा सब कुछ जानते हुए भी अनजान बनी रही। इससे संतोष की हिम्मत बढ़ गई। घर जाकर उसने रेखा को अपनी पत्नी रमा और 3 साल की बेटी सुमन से मिलवाया। संतोष ने रमा को बताया कि रेखा को वह बेल्हिया के रहने वाले मामा के बेटे राम कुमार से शादी कराने के लिए लाया है। रमा को इसमें क्या परेशानी हो सकती थी। उसने रेखा की खूब आव भगत की, लेकिन घर में रहते हुए रेखा और संतोष एक दूसरे से कुछ ज्यादा ही खुल गए। एक दिन मौका मिलने पर संतोष ने रेखा को डोट बाहों में भर लिया। थोड़ी ना नुकर के बाद रेखा ने भी स्वयं को उसे समर्पित कर दिया। इसके बाद जब भी मौका मिलता संतोष और रेखा अपनी इच्छा पूरी करते। संतोष और रेखा मिलते तो थे सबकी नजरें बचाकर, लेकिन उनके हाव भाव से रमा को उन पर शक हो गया। इसकी एक वजह यह थी कि रमा को अपने पति की फितरत पता थी। उसने रेखा को अपने घर में रखने से मना किया तो संतोष ने उसे अपने मामा लखन पाल के यहाँ बेल्हिया पहुंचा दिया। अपनी होने वाली ससुराल देखकर और वाले पति से मिलकर रेखा खुश थी। संतोष ने वहां पहुंचकर लखन पाल से कहा था, मामा तुम्हारी होने वाली बहू ले आया हूं, कुछ दिन रखकर देख लो। मैं 10 दिन बाद अंबाला जाऊंगा, तब इसे साथ ले जाऊंगा। लखन पाल ने रेखा को अपने घर में रख लिया। रमन कुमार अपनी होने वाली पत्नी से बातचीत तो करता था, लेकिन संतोष की तरह कभी उसके नजदीक जाने की कोशिश नहीं की थी। वह सोचता था कि जो काम शादी के बाद होता है उसे शादी के बाद ही होना चाहिए। रेखा को मामा के यहाँ छोड़कर संतोष अपने घर तो लौट गया, लेकिन जल्दी ही उसे रेखा की याद सताने लगी। 2-3 दिन तो उसने किसी तरह बिताए, लेकिन जब उससे नहीं रहा गया तो वह मामा के घर आ गया। रेखा लखन पाल के यहाँ घर के अंदर वाले कमरे में लिखती थी, जबकि रमन कुमार अपनी मां जनक दुलारी के साथ वाले कमरे में सोता था। संतोष के सोने की व्यवस्था रमन कुमार वाले कमरे में की गई थी। रात में जब संतोष को लगा कि रमन कुमार सो गया है तो वह चुपके से उठा और रेखा के कमरे में जा पहुंचा। रेखा ने उसे मना किया तो उसने कहा, यहाँ सभी घोड़े बेचकर सो रहे हैं, इसलिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें पता होना चाहिए कि इतनी दूर मैं सिर्फ तुमसे मिलने आया हूँ। रेखा मान गई तो संतोष उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने लगा। इसी बीच अचानक रमन कुमार की आंख खुल गई तो उसे रेखा के कमरे में फुसफुसाना की आवाज सुनाई दी। उसने संतोष का बिस्तर टटोला तो वह गायब था। रमन कुमार सारा माजरा समझ गया। वह उठकर सीधे रेखा के कमरे में जा पहुंचा। उसने वहां जो देखा उसे देखकर उसे गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन उसने उस गुस्से को जब्त करके सिर्फ इतना ही कहा, तुम लोगों पर भरोसा करके मैंने शादी के लिए हामी भर दी थी, लेकिन यह सब देखकर मेरा इरादा बदल गया है। निश्चिंत रहो, मैं यह बात किसी से नहीं बताऊंगा। तुम लोग चुपचाप अपने घर चले जाना। उन दोनों को चेतावनी देकर रमन कुमार अपने बिस्तर पर आकर लेट गया। कुमार की इस धमकी से रेखा और संतोष सन्न रह गए। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि वे क्या करें। पल भर सोच विचार करके रेखा बोली, तुम शादीशुदा हो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। चिंता की बात यह है कि अंबाला लौटकर हम भैया भाभी को क्या जवाब देंगे कि रमन कुमार शादी क्यों नहीं करना चाहता। अगर रमन कुमार ने यह बात सबको बता दी तो हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। सुनकर संतोष परेशान हो उठा। वह कुछ सोचकर बोला, अगर रमन कुमार ना रहे तो किसी को पता ही नहीं चलेगा कि रात में क्या हुआ था। इसका हल अब यही है कि उसे खत्म कर दें, इससे सारा झंझट ही खत्म हो जाएगा। मार तो देंगे, लेकिन उसकी लाश का क्या करेंगे। रेखा ने चिंता जाहिर की तो संतोष बोला, उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैंने इस बारे में भी सोच लिया है। उस समय रात के करीब 12 बज रहे थे। रेखा और संतोष दबे पांव रमन कुमार के कमरे में पहुंचे, तब तक वह सो गया था। संतोष ने रेखा का दुपट्टा लेकर फुर्ती से रमन कुमार के गले में डाला और जल्दी से कस दिया। रमन कुमार छटपटाकर मर गया। इसके बाद दोनों लाश को डोट
उसी कमरे में ले आए जहां थोड़ी देर पहले रंगरलियां मना रहे थे। उन्होंने तख्त हटाकर वहां 3 फुट गहरा गड्ढा खोदा और उसमें लाश डालकर मिट्टी भर दी। सारा काम निपटा कर संतोष ने कहा, रेखा, हमें यहाँ 3-4 दिन रुकना पड़ेगा, अन्यथा लोग हम पर शंक करेंगे। जब मामला शांत हो जाएगा उसके बाद अंबाला चले जाएंगे, लेकिन लाश से बदबू आने लगेगी तो हमारा राज खुल जाएगा। रेखा ने आशंका व्यक्त की, तुम बेकार ही परेशान हो रही हो। आज मुझे किसी ने यहाँ आते देखा तो है नहीं, केवल रमन कुमार जानता था वह रहा नहीं। कल मैं 5 किलो नमक ले आऊंगा, उसे डाल देंगे तो लाश गल जाएगी और बदबू नहीं आएगी, कहकर संतोष रात में ही अपने गांव चला गया। सुबह किसी ने रमन कुमार की ओर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे जैसे समय बीता उसकी तलाश शुरू हुई। शाम होते होते पूरे गांव में खबर फैल गई कि रमन कुमार गायब है। रेखा भी घर वालों के साथ रमन कुमार की तलाश में लगी थी। लखनपाल ने संतोष को रमन कुमार के गायब होने की बात बताई तो वह भी उसकी तलाश के बहाने बेल्हिया आ गया। जब सब सो गए तो वह रेखा के कमरे में गया और रमन कुमार की मृत शरीर पर पड़ी मिट्टी हटाकर अपने साथ लाया। नमक उस पर डालकर ठीक से मिट्टी फैलाकर गड्ढा बंद कर दिया। इसके बाद उसके ऊपर तख्त डाल दिया। उस कमरे में अंधेरा रहता था, इसलिए किसी का भी इस ओर ध्यान नहीं गया कि वहां गड्ढा खोदा गया है। घर में अब रमन कुमार की मां गीता दुलारी ही रह गई थी। ऐसे में उन्हें किसी का डर नहीं था, इसलिए संतोष रमन कुमार की लाश ऊपर पड़े तख्त पर रेखा के साथ हर रात रंगरलियां मनाने लगा, क्योंकि उन्हें इसके बाद इस तरह का मौका फिर मिलने वाला नहीं था। इसलिए इसका वे भरपूर लाभ उठा रहे थे। रमन कुमार का जब कई दिनों तक पता नहीं चला तो लखनपाल ने थाना भदोखर में उसकी गुमशुदगी दर्ज करा दी। पुलिस ने भी 2-4 दिनों तक रमन कुमार को इधर उधर खोजा। जब उसके बारे में कुछ पता नहीं चला तो पुलिस भी सुस्त पड़ गई। अब तक सभी को यकीन हो गया था कि रमन कुमार घर छोड़कर कहीं चला गया है। उधर जब संतोष को पूरा यकीन हो गया कि गांव और घर वालों ने रमन कुमार को लापता मान लिया है, तो वह रेखा को लेकर वापस अंबाला चला गया। वहां उसने रमन कुमार के गायब होने की बात बताकर रेखा और रमन कुमार की शादी वाली बात खत्म कर दी। बाद में संतोष को रेखा से भी डर लगने लगा कि कहीं वह किसी से सच्चाई ना बता दे। इससे बचने के लिए उसने रेखा की शादी भोपाल के कटरा सुल्तान के रहने वाले रामगोपाल यादव से करा दी। रामगोपाल उसी के साथ नौकरी करता था। इसके बाद संतोष निश्चिंत हो गया, क्योंकि उसने फंसने के सारे रास्ते साफ कर दिए थे। वह समय समय पर फोन करके रमन कुमार के पिता लखनपाल से उसका हालचाल लेता रहता था। लेकिन रमन कुमार की लाश मिली तो पुलिस ने लखनपाल से विस्तार से पूछताछ की। उसने उस रात घर में रेखा और संतोष के होने की बात बताकर उनके बारे में भी सारी बातें बता दी थी। पुलिस को रेखा और संतोष पर संदेह हुआ तो अंबाला जाकर दोनों को पकड़ लिया। पहले तो वे आनाकानी करते रहे, लेकिन पुलिस ने अंततः सच्चाई उगलवाने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। तो थाना भदोखर पुलिस ने दोनों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर उन्हें अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कमेंट करना। धन्यवाद।